तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले मेजर कंपोनेंट्स इन वीएसी में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करने वाले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। और अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कंडेंसर होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जब हम लोग बात करेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि जो कंडेंसर है वो हॉट कॉइल क्यों होती है, कंडेंसर कॉइल गर्म क्यों होती है और इवेपोरेटर कॉइल ठंडी क्यों होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये हमें पता चल जाएगा इसका रीज़न। और दूसरा हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। तो किसी भी जो एसी सिस्टम होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है कंडेंसर। ये वाले फिगर में अगर हम लोग देखें मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है, पहला है कंडेंसर, फिर उसके बाद कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर होता है और ये एक्सपांशन वाल्व होता है। ये 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसके? हमारे वीएसी सिस्टम के। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्रेसर के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर की जो ठंडी हवा होती है उसको हम लोग कहाँ पर दे देते हैं? हमारे सैलून में दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर सप्लाई एयर इन दी कार, जैसे कि हमने बात किया था। तो अभी बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। अब ये जो कंप्रेसर होता है ये क्या होता है? सबसे पहला ये जो कंप्रेसर होता है ये रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाने का काम करता है पूरे वीएसी सिस्टम में। जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाना चाहिए, थर्मल एक्सपांशन वाल्व में जाना चाहिए, इवेपोरेटर में जाना चाहिए, राइट। तो इसको सर्कुलेट करवाने का काम कौन करता है? रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाने का काम करता है कंप्रेसर। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। हार्ट के वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है अलग अलग पार्ट्स में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसके वजह से होता क्या है? कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाता है वीएसी के अलग अलग पार्ट्स में। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें, जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है? इसका नाम कंप्रेसर इसलिए पड़ा क्योंकि जो कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेंट वेपर को क्या करता है? कंप्रेस करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करने का काम करता है। और अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस जब कंप्रेस होगा तो ऐसे केस में उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो मान लेते हैं जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में हमारा रेफ्रिजरेंट है। अभी जो कंप्रेसर है वो क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम कर रहा है। तो जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करेगा, कंप्रेसर में 2 वाल्व लगे होते हैं, एक सक्शन वाल्व लगा होता है और दूसरा होता है डिस्चार्ज वाल्व। और यही रीज़न की वजह से हम लोग सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर कैलकुलेट करते हैं हमारे वीएसी में, राइट। तो सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, जो अंदर कंपोनेंट में जो अंदर आने वाला जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है सक्शन प्रेशर, और जो बाहर जाने वाला जो प्रेशर होता है उसे बोला जाता है डिस्चार्ज प्रेशर। तो बात करेंगे सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर के बारे में। और साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है ये वीएसी सिस्टम में, जैसे कि हमें पता है करंट का जो फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू होता है। जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है वीएसी सिस्टम में ये किसके थ्रू फ्लो होता है? ये पाइप, ये लिक्विड लाइन के थ्रू फ्लो होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ग्रीन कलर है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? रेफ्रिजरेंट का फ्लो। अब ये जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है ये किस में होता है? लिक्विड लाइन में होता है, राइट। लिक्विड लाइन हम लोग बोलते हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और ये इवेपोरेटर, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है किसके थ्रू? लिक्विड लाइन के थ्रू। अभी यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसमें रेफ्रिजरेंट आया सक्शन वाल्व के थ्रू। अभी जो कंप्रेसर है क्या करेगा? जो रेफ्रिजरेंट है उसे कंप्रेस करने का काम करेगा। अभी रेफ्रिजरेंट अगर कंप्रेस होगा तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ होगा। अब वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा कंडेंसर में। तो यही रीज़न की वजह से जो कंडेंसर होता है ये बहुत गर्म होता है, कंडेंसर कॉइल में जाएगा। और यही रीज़न की वजह से जो कंडेंसर कॉइल होती है ये बहुत गर्म होती है। अभी जो कंडेंसर कॉइल होती है इसे हमें क्या करना होता है? ये कंडेंसर कॉइल गर्म है क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट जा रहा है। जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, बेसिक ये लॉ है। तो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा और जो हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर है कहाँ पर जाएगा? कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर में अगर हम लोग देखें जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो हाई है। अभी हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट के वजह से होता क्या है? टेम्परेचर तो हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। अब ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट की वजह से जो कंडेंसर कॉइल होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये कंडेंसर कॉइल अगर गर्म हो गई है तो जो कंडेंसर कॉइल होगी इसे हमें क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। अब ये कंडेंसर कॉइल को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या लगा देते? कंडेंसर फ़ैन लगा देते, जैसे कि हमने बात किया था। और जो कंडेंसर फ़ैन होता है क्या करता है? कंडेंसर कॉइल को ठंडा करने का काम करता है।
अब जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पर जाएगा। अब कंडेंसर कॉइल में अगर हम लोग देखें रेफ्रिजरेंट आया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में आया। अब वो होगा क्या, जो कंडेंसर होगा, कंडेंसर फैन क्या होगा, जो कंडेंसर फैन है कंडेंसर कॉइल को क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा। जिसके वजह से होगा क्या, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर जाएगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, कंडेंसर के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट आया, राइट। अब कंडेंसर से बाहर जो रेफ्रिजरेंट जाएगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अब वो जो रेफ्रिजरेंट होगा कहाँ पर आएगा, थर्मल एक्सपांशन वाल्व में। अब ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है ये बेसिकली करता क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो प्रेशर होता है बहुत हद तक के कम कर देता है प्रेशर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो एक्सपांशन वाल्व है ये क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होगा उसे क्या कर देगा, बहुत ड्रॉप कर देगा। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इतना ड्रॉप कर देगा कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा, और वो लो प्रेशर और जो लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है कहाँ पर जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा। अभी जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बहुत कम है, और लो टेम्परेचर प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है कहाँ पर गया, इवेपोरेटर कॉइल में गया। जिसके वजह से होगा क्या, जो इवेपोरेटर कॉइल होगी वो क्या हो जाएंगी, बहुत ठंडी हो जाएंगी, राइट। क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया, रेफ्रिजरेंट कूल डाउन हो गया, और वो जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर कॉइल में गया। जिसके वजह से होगा क्या, जो इवेपोरेटर कॉइल होगी वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। अभी होता क्या, ये जो इवेपोरेटर जो कॉइल होती है इसके साथ लगा होता है इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोवर। अब ये जो इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोवर से जो हवा जो आती है, इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोवर से जो हवा जो आती है वो इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है, और वो जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब वो जो ठंडी हवा होती है उसको हम लोग कहाँ पर सप्लाई कर देते, कार के अंदर सलून एरिया में सप्लाई कर देते हैं। अभी अगेन अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर में, अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर से अगेन जो रेफ्रिजरेंट होगा कहाँ पर जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। अगेन जो कंप्रेसर होगा क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करेगा, और कंप्रेस जब करेगा रेफ्रिजरेंट को तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो अगेन इंक्रीज़ होगा, राइट। एंड सेम जो साइकिल होगी वो अगेन एंड अगेन क्या होते जाएंगी, रिपीट होते जाएंगी। अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है ये कंप्रेसर में कौन से वाल्व के थ्रू जाएगा, सक्शन वाल्व के थ्रू जाएगा। अभी जो कंप्रेसर होगा क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर में लगा होता है पिस्टन, और वो जो पिस्टन होगा बेसिकली टीडीसी से कहाँ पर जाएगा, नीचे से कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या, जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कंप्रेस होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा। अगेन जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पर जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, राइट। एंड अगेन अगर हम लोग देखें जो कंडेंसर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कंडेंसर जो कॉइल है वो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, उसे ठंडा करना पड़ेगा कंडेंसर फैन के थ्रू। अगेन जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें कंडेंसर के साथ जो कंडेंसर फैन लगा है वो क्या करेगा, कूलिंग करने का काम करेगा। जिसके वजह से जो हाई टेम्परेचर और जो हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके वजह से जो कंडेंसर के आउटपुट में जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, टेम्परेचर जो होगा वो होगा लो। फिर उसके बाद जो एक्सपांशन वाल्व है और प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, टेम्परेचर भी और ड्रॉप हो जाएगा। अगेन जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होगा कहाँ पर जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा। जब इवेपोरेटर में अगर हम लोग देखें, इवेपोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट होता है किसके फॉर्म में होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में होता है, राइट। और जब इवेपोरेटर के आउटपुट से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है वेपर के फॉर्म में होता है, और जो कंप्रेसर होता है क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करने का काम करता है। और इसी रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है वो किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, और वो जो वेपर है उसे कंप्रेस किया जा रहा है, और इसी रीज़न की वजह से इसे बोला जा रहा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो फ्लूइड होता है पूरे मेजर कंपोनेंट में सर्कुलेट होने का काम करता है, और जिसके वजह से हमें क्या मिलती है, हमें कूलिंग मिलती है पूरे वीएसी सिस्टम में। कूलिंग किस तरीके से मिलती है, जैसे कि हमने बात किया, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो किस में आता है, इवेपोरेटर में आता है। इवेपोरेटर कॉइल ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी कॉइल से इवेपोरेटर जो फैन ब्लोअर होता है हवा फेंकता है, वो जो हवा होती है वो इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है, हवा ठंडी हो जाती है, और वो जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ पर चले जाती है, हमारे कार में चले जाती है। तो कुछ इस तरीके से एसी सिस्टम काम करने का काम करता है, एसी सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम कंसिडर किया है, फिगर कंसिडर की है किसकी, वीएसी पैनल की। अभी वीएसी पैनल में अगर हम लोग देखें हमें 3 सेक्शन मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंडेंसर सेक्शन मिलेगा, कंप्रेसर सेक्शन मिलेगा, और हमें इवेपोरेटर सेक्शन मिलेगा।
तो यहाँ पर ये जो सेक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली कंडेंसर सेक्शन। अब ये कंडेंसर सेक्शन में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कंडेंसर कॉइल दिखाई दे रही है, ये कंडेंसर कॉइल है और यहाँ पर भी हमें कंडेंसर कॉइल मिल रही है। फिर उसके बाद ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है फ़ैन। यहाँ पर एक कंडेंसर फ़ैन लगा और यहाँ पर एक कंडेंसर फ़ैन लगा है। फिर उसके बाद ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 और ये 4, ये होता है कंप्रेसर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर ग्रुप नंबर 1 और यहाँ पर ये है कंप्रेसर ग्रुप नंबर 2, राइट। यहाँ पर ये है कंडेंसर फ़ैन जैसे कि हमने डिस्कस किया और यहाँ पर ये हमें कंडेंसर फ़ैन मिल रहा है। यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल है और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रही है, कंडेंसर कॉइल मिल रही है, राइट। अब ये कंडेंसर कॉइल को कूल करने का काम कौन करता है, कंडेंसर फ़ैन करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये वाली फिगर में यहाँ पर ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रही है कंडेंसर कॉइल, यहाँ पर भी एक कंडेंसर कॉइल, यहाँ पर ये कंप्रेसर है 1 2 3 4। कौन सा कंप्रेसर है, वर्टिकल कोपलैंड टाइप कंडेंसर है जैसे कि हमने बात किया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन होता है इवेपोरेटर सेक्शन। यहाँ पर होती है इवेपोरेटर कॉइल। ये जो हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेटर कॉइल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर लगा देता है जो कि मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये होता है कंट्रोल पैनल। अब ये जो कंट्रोल पैनल होता है ये क्या करता है, जो कंट्रोल पैनल होता है TCMS के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू ईथरनेट, और ये जो VAC पैनल का जो स्टेटस है वो TCMS को कंटिन्यूसली देता रहता है। अभी कितने कंट्रोल पैनल लगा होता है, कितने कंट्रोल पैनल लगे होते हैं एक VAC यूनिट में, एक VAC यूनिट में एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, राइट। तो टोटल जो VAC यूनिट है कितनी है, 16 है टोटल। अगर VAC यूनिट अगर 16 है तो टोटल जो कंट्रोल पैनल होगा वो भी कितना होने वाला है, 16 होने वाला है। 16 कंट्रोल पैनल होता है क्योंकि VAC यूनिट 16 है और एक VAC यूनिट में एक कंट्रोल पैनल है, तो ऐसे केस में हमें कंट्रोल पैनल कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। अभी यहाँ पर ये सप्लाई एयर फैन 1 होता है और ये सप्लाई एयर फैन 2 होता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं इवेपोरेटर फैन ब्लोवर। अभी जो इवेपोरेटर फैन ब्लोवर होता है ये क्या करता है, जो एयर होती है उसे सप्लाई करने का काम करता है, एयर बनाने का काम करता है। अभी ये जो एयर होती है वो किसके कॉन्टैक्ट में आती है, ठंडी इवेपोरेटर कॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है, कूल्ड इवेपोरेटर कॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है, जिसके वजह से वो होता क्या है, वो जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और वो जो ठंडी हवा जो होती है उसे कहाँ पर भेज दिया जाता है, वो ठंडी हवा को डक्ट के थ्रू पूरे सलून के इंटीरियर में भेज दिया जाता है। सिमिलरली अभी बात करते हैं फ्रेश एयर डैम्पर के बारे में और फ्रेश एयर इनलेट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है फ्रेश एयर इनलेट। फ्रेश एयर इनलेट ये इसे बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको बोला जाता है फ्रेश एयर डैम्पर। मतलब ये दो जो पार्ट है इसको हम लोग जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर फ्रेश एयर डैम्पर लगा होता है और फ्रेश एयर इनलेट लगा होता है। अब ये फ्रेश एयर डैम्पर क्या करता है, बेसिकली जो फ्रेश एयर होती है उसे डैम्प करने का काम करता है। और ये फ्रेश एयर इनलेट के थ्रू होता क्या है, फ्रेश एयर ये फ्रेश एयर इनलेट नहीं है, ये है फ्रेश एयर फिल्टर, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये होता है फ्रेश एयर फिल्टर, यहाँ पर ये फ्रेश एयर फिल्टर होता है और ये फ्रेश एयर डैम्पर होता है। अभी ये जो ट्रेन है, एक मोड होता है हमारी ट्रेन में जिसे बोला जाता है वेंटिलेशन मोड। वेंटिलेशन मोड में हमें क्या करना होता है, जो फ्रेश एयर होती है उसे हमें ट्रेन के अंदर क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। ये वेंटिलेशन मोड कब आता है इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो एमरजेंसी में रुक जाती है और जो VAC पैनल है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब VAC पैनल बंद हो जाएगा तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो फ्रेश एयर होगी उसे हमें सलून के इंटीरियर में क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा। तो फ्रेश एयर को सलून के इंटीरियर में सप्लाई करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, फ्रेश एयर डैम्पर लगा के रखा है। तो ये जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या करेगा, फ्रेश एयर डैम्पर बेसिकली इसकी जो पोजीशन होती है ये ओपन होती है, क्लोज्ड होती है। मतलब ये नाम से ऐसा लग रहा है कि फ्रेश एयर को क्या करेगा, डैम्प करेगा। ऑब्वियसली फ्रेश एयर को डैम्प करने का काम करता है। बट ये जो फ्रेश एयर डैम्पर होती है इसकी कुछ पोजीशंस होती है, जैसे कि कभी पूरी तरीके से ओपन होता है, कभी पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है, जब पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर होगी वो डैम्प हो जाएंगी। जब ये ओपन होगा तो ऐसे केस में होगा कि जो फ्रेश एयर है वो डैम्प नहीं होगी, जो फ्रेश एयर होगी बाहर से सलून एरिया में आएंगी, राइट। तो ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है, जैसे कि हमने बात किया वेंटिलेशन मोड है, तो वेंटिलेशन मोड में जो VAC पैनल है वो हमारा काम नहीं करता है। या फिर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो पावर सप्लाई है वो अचानक से क्या हो गई, चले गई। पावर सप्लाई अचानक से, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पावर सप्लाई हमारी ट्रेन की चले गई। तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स है वो हमारे ट्रेन में बैठे, राइट। अगर AC चलेगा नहीं तो पैसेंजर्स को सफोकेशन होगा। तो ऐसे केस में होता क्या, ये जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है इसे क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाता है। तो जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में जो बाहर की जो फ्रेश एयर होती है वो कहाँ पर आती है, हमारी सलून एरिया में आती है और जो पैसेंजर्स है वो सफोकेशन फील नहीं करते। अभी जब फ्रेश एयर हमारे
ट्रेन के इंटीरियर में आ रही है बाहर से, तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर है उसे क्या करना होता है, फ़िल्टर करना होता है। तो फ्रेश एयर को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर हमने फ्रेश एयर फ़िल्टर लगा के रखा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फ्रेश एयर फ़िल्टर लगा के रखा है और यहाँ पर ये है क्या, ये है फ्रेश एयर डैम्पर। ये फ्रेश एयर डैम्पर और अंदर की तरफ होता है फ्रेश एयर फ़िल्टर। जो फ्रेश एयर फ़िल्टर होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ लगा होता है। और फिर तो अभी बात करते हैं जो कंडेंसर सेक्शन में जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात किया था वीएसी पैनल में हमें 2 सेक्शन मिल रहे थे। पहला जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, कंडेंसर सेक्शन है, और दूसरा जो सेक्शन है वो इवेपोरेटर सेक्शन। तो कंडेंसर सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, कंडेंसर कॉइल मिलेंगी, कंडेंसर फैन मिलेगा, राइट। तो उसी के बारे में बात करना है। तो पहला बात करते हैं कंडेंसर सेक्शन के बारे में। तो कंडेंसर सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला हमें मिलेगा कंप्रेसर। और कंप्रेसर की कितनी क्वांटिटी, कितने कंप्रेसर्स लगे वीएसी पैनल में, एक वीएसी पैनल में 4 कंप्रेसर है। और कौन से टाइप का कंप्रेसर है, कोपलैंड वर्टिकल टाइप का है और 3 फेस सप्लाई पर चलते हैं कंप्रेसर। और जो वोल्टेज है 360 वोल्ट से 480 वोल्ट के बीच में वोल्टेज है। तो 360 वोल्ट से 480 वोल्ट वोल्टेज है और जो फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया, जो कंप्रेसर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्रेसर में जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है वेरिएबल है। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है, जैसे हमने बात किया था APS 1 से आ रहा था और APS 3 से आ रहा था। फिर उसके बाद कंडेंसर फैन, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये हमें पता होना चाहिए 360 से 480 वोल्ट होता है वेरिएबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 45 से 60 हर्ट्ज होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन कितने, 2 है। और जो कंडेंसर फैन है ये बेसिकली एक्सियल फैन है, जैसे कि हमने बात किया था। और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलते 415 वोल्ट AC वोल्टेज है। कंडेंसर फैन और जो इवेपोरेटर फैन है, राइट, दोनों का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो सेम ही होता है, जो कि होता है 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC। फिर उसके बाद कंडेंसर कॉइल है, इसकी जो क्वांटिटी कितने यूनिट है, इसके 2 यूनिट है। और ये किसके होते हैं, कॉपर ट्यूब और कॉपर फिन के। और जो फिन की पिच होती है 3 mm होती है, फिन की जो थिकनेस होती है 0.2 mm होती है। फिर उसके बाद फिल्टर ड्रायर होता है। फिल्टर ड्रायर इसकी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। फिर उसके बाद साइड ग्लास, इसकी भी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। अभी जो फिल्टर ड्रायर होता है ये क्या करता है, बेसिकली आगे हम लोग बात करेंगे फिल्टर ड्रायर के बारे में। एक वीडियो में आगे अपलोड करूँगा जिसका नाम होगा प्रैक्टिकल व्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ VAC, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे VAC के हर एक कंपोनेंट को, राइट। तो ये जो फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर के कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, राइट। अब ये जो फिल्टर ड्रायर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट, जो फिल्टर ड्रायर होता है हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो रेफ्रिजरेंट में अगर मान लेते हैं कुछ मॉइस्चर आ जाता है, राइट, कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो उसको फिल्टर करने का काम करता है फिल्टर ड्रायर, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा है टू रिमूव कंटेमिनेंट्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। तो मॉइस्चर और जो कंटेमिनेंट्स है रेफ्रिजरेंट में से निकालने के लिए हमने फिल्टर ड्रायर का यूज़ किया है। फिर साइड ग्लास कितने, 2 है। अब ये जो साइड ग्लास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेटस है उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। हाई प्रेशर स्विच, अब ये हाई प्रेशर स्विच होता है, लो प्रेशर स्विच होता है। अब ये हाई प्रेशर स्विच, इसकी कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है, 2 यूनिट है। टू स्टॉप कंप्रेसर व्हेन रेफ्रिजरेंट प्रेशर रीचेज द कट ऑफ वैल्यू। फिर लो प्रेशर स्विच, टू स्टॉप कंप्रेसर व्हेन रेफ्रिजरेंट प्रेशर रीचेज द कट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्रेसर ना ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे काम करना चाहिए, ना ही ज़्यादा लो प्रेशर पे काम करना चाहिए। कंप्रेसर अगर बहुत हाई प्रेशर पे काम करता है तो ऐसे केस में कंप्रेसर डैमेज होने के चांसेस है। कंप्रेसर अगर बहुत लो प्रेशर पे काम करता है तो ऐसे केस में भी जो कंप्रेसर है वो डैमेज होने के चांसेस है। और ये भी एक मेजर रीज़न होता है इम्प्रॉपर कूलिंग का। तो जो कंप्रेसर है बेसिकली एक लिमिट में मतलब काम करना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से हमने लगा दिया हाई प्रेशर स्विच। अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो हाई प्रेशर स्विच है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर को स्टॉप करवा देगा, राइट। और जो लो प्रेशर स्विच है ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर बहुत लो हो जाता है तो ऐसे केस में जो लो प्रेशर स्विच है कंप्रेसर को क्या कर देगा, टर्न ऑफ करवा देगा। तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर बहुत हाई होता है तो ऐसे केस में जो हाई प्रेशर स्विच होगा वो क्या करेगा, कंप्रेसर को टर्न ऑफ करवा देगा। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर बहुत लो होता है तो ऐसे केस में जो लो प्रेशर स्विच है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो है उसे क्या कर देगा, टर्न ऑफ करवा देगा। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ऐसा बोल सकते हैं, जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कट ऑफ वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो हाई प्रेशर स्विच है ये क्या करेगा, कंप्रेसर को टर्न ऑफ करवा देगा। बट सिंपल टर्म में हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ऐसे केस में जो हाई प्रेशर स्विच है कंप्रेसर को क्या कर देगा, टर्न ऑफ करवा देगा। और सिमिलरली जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो ऐसे केस में जो लो प्रेशर स्विच है क्या करेगा, जो कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ करवा देगा।
फिर उसके बाद हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर इसकी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। अभी ये हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है, टू मॉनिटर प्रेशर इनसाइड द रेफ्रिजरेंट सर्किट। अभी ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है इसका एक ही काम होता है। ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर होता है उसे मॉनिटर करने का काम करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों कंपोनेंट, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर, क्योंकि कंप्रेसर के साथ एसोसिएटेड है। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर होता है, रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर होता है उसे मॉनिटर करने का काम करते हैं ये ट्रांसड्यूसर्स। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स कितने, 2 है, और जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है ये भी कितना है, 2 है। अभी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। अभी उसके बाद अगर हम लोग देखें एमरजेंसी इन्वर्टर, अब जो एमरजेंसी इन्वर्टर है ये भी कहाँ पर लगा है, ये भी कंडेंसर सेक्शन में लगा। अभी एमरजेंसी इन्वर्टर क्या करता है, टू सप्लाई पावर टू इवेपोरेटर फैन थ्रू 110 वोल्ट डीसी सप्लाई इन केस ऑफ लॉस ऑफ 415 वोल्ट एसी। तो यहाँ पर ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पर ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर होता है बेसिकली 110 वोल्ट डीसी पे चलता है। आगे बात करेंगे एमरजेंसी इन्वर्टर के बारे में, जस्ट होल्ड ऑन, एमरजेंसी इन्वर्टर के बारे में आगे बात करेंगे। एमरजेंसी इन्वर्टर, तो जो एमरजेंसी इन्वर्टर है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हमने करना है। तो जो एमरजेंसी इन्वर्टर है बेसिकली करता क्या है, जैसे कि हमने बात किया, मान लेते जो वीएसी पैनल है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। एक मोड होता है जिसे बोला जाता है वेंटिलेशन मोड। वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, वीएसी पैनल के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, बट एक जो कंपोनेंट होता है वो काम कर रहा होता है, और वो जो कंपोनेंट होता है कौन सा कंपोनेंट होता है उसे बोला जाता है इवेपोरेटर फैन ब्लोअर, राइट। तो ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर है वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, ये जो एमरजेंसी इन्वर्टर है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, राइट। वेंटिलेशन मोड में बेसिकली जो पावर जो होता है 3 फेज पावर जो कि वीएसी पैनल को हम लोग दे रहे होते हैं वो क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। तो ये जो मोड होता है इसे बोला जाता है वेंटिलेशन मोड। तो वेंटिलेशन मोड में जो एमरजेंसी इन्वर्टर है ये क्या करेगा, जो एमरजेंसी इन्वर्टर है ये बेसिकली 3 फेज 415 वोल्ट पावर बनाएगा, और ये 3 फेज 415 वोल्ट पावर किसको देगा, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को देगा। और जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर होगा वो क्या करेगा, जो एयर है उसे सर्कुलेट करवाएगा पूरे सलून एरिया में। और वेंटिलेशन मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे पूरी तरीके से, राइट। तो यहाँ पर ये एमरजेंसी इन्वर्टर ये बेसिकली टू सप्लाई पावर टू इवेपोरेटर फैन, इवेपोरेटर फैन को पावर सप्लाई करता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई इन केस ऑफ लॉस ऑफ 415 वोल्ट एसी। आगे बात, जैसे कि हमने बात किया जो एमरजेंसी इन्वर्टर है ये कितने वोल्ट पे चलता है, 110 वोल्ट डीसी पे चलता है, और ये बेसिकली 3 फेज 415 वोल्ट एसी बनाने का काम करता है। 3 फेज 415 वोल्ट एसी बनाने का काम करता है, और वो जो एसी जो सप्लाई किसको देता है, दे देता है इवेपोरेटर फैन को दे देता है। इवेपोरेटर फैन एयर को सप्लाई करता है पूरे सलून एरिया में, और जो डैम्पर्स होता है फ्रेश एयर डैम्पर ये ओपन रहता है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है कौन से सेक्शन में है, कंडेंसर सेक्शन में। तो कंडेंसर सेक्शन में कंप्रेसर है, कंडेंसर फैन है, कंडेंसर कॉइल है, फिल्टर ड्रायर है, साइड ग्लासेस है, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। हाई प्रेशर स्विच के बारे में हमने क्या बात किया, जब प्रेशर हमारे सिस्टम का जब ज़्यादा होगा तो जो हाई प्रेशर स्विच होगा, जो कंप्रेसर है उसे कट ऑफ कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा, और जो लो प्रेशर स्विच है क्या करेगा, जब पूरे वीएसी में प्रेशर जब कम होगा तो ऐसे केस में होगा कि जो कंप्रेसर है उसे टर्न ऑफ कर देगा, क्योंकि जो कंप्रेसर है ना ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे चलना चाहिए ना ही ज़्यादा लो प्रेशर पे चलना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर की जो लाइफ होती है वो अफेक्ट होती है। और जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट है उसमें जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था कंडेंसर कॉइल, अभी ये जो कंडेंसर कॉइल होती है इसका क्या काम होता है, जैसे हमने बात किया था ये जो कंडेंसर कॉइल है, जो यहाँ पर ये इतना पूरा जो है ये हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है तो रेफ्रिजरेंट वेपर का टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है, और वो हाई टेम्परेचर प्रेशर कहाँ पर जाता है, हमारे कंडेंसर कॉइल में जाता है। कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद वो जो हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो कंडेंसर कॉइल है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा, इसके इनपुट में जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा, राइट। अभी कंडेंसर कॉइल में क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब जो रेफ्रिजरेंट वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्रेसर के आउटपुट से जो रेफ्रिजरेंट जो निकलता है, कंप्रेसर का जो आउटपुट होता है कंडेंसर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो कंडेंसर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है। कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट जो निकलेगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो हाई होगा,
और वो जो रेफ्रिजरेंट होगा किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा या फिर गैस के फॉर्म में होगा। वो जो रेफ्रिजरेंट होगा गैस के फॉर्म में होगा, मतलब वेपर के फॉर्म में होगा। जैसे हमने बात किया कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो कंडेंसर का इनपुट है। तो अभी ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट वेपर है वो किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। अब जो कंडेंसर है ये क्या करेगा, ये वेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेफ्रिजरेंट वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जो वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी जो कंडेंसर है, कंडेंसर कॉइल, इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वो जो लो टेम्परेचर और जो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड के फॉर्म में, अभी वो कहाँ पर जाएगा, एक्सपांशन वाल्व में जाएगा। एक्सपांशन वाल्व में जाएगा तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो और ड्रॉप हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि वो इतना ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो कहाँ पर चले जाएगा, इवेपोरेटर कॉइल में चले जाएगा। राइट, तो यहाँ पर वही लिखा है, द कंडेंसर सर्व्स द फंक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट वेपर इन द इवेपोरेटर एंड द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ अ हीट एक्सचेंजर विच इज फोर्स्ड एयर कूल्ड बाय मीन्स ऑफ 2 और 3 एक्सियल फ्लो इम्पेलर फैन। जैसे हमने बात किया था कंडेंसर में क्या लगा होता है, कंडेंसर में फैन लगा होता है जो कि क्या करता है, बेसिकली कूलिंग का काम करता है कंडेंसर कॉइल के लिए। द रेफ्रिजरेंट लिक्विड लिविंग द कंडेंसर इज लेड टू द लिक्विड रिसीवर फ्रॉम वेयर इट इज प्रोसीड टू द एक्सपांशन वाल्व ऑन द इवेपोरेटर। जैसे हमने बात किया था जो रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर को जो लीव करती है, तो ऐसे कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट होती है लिक्विड के फॉर्म में होती है। राइट, और वो जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड होती है लिक्विड रिसीवर में जाती है, फिर उसके बाद एक्सपांशन वाल्व में जाती है, फिर उसके बाद कहाँ पर चले जाती है, इवेपोरेटर में चले जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है जो कि हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंप्रेसर के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। जो कंप्रेसर है, द कंप्रेसर इज हाउस विद द कंडेंसर यूनिट। जो कंप्रेसर है कंडेंसर यूनिट में लगा है, कंडेंसर सेक्शन में लगा है। कितने कंप्रेसर लगे, 4 कंप्रेसर लगे, जैसे कि हमने बात किया। The heat from the air passes along to the refrigerant which is then fed to the compressor। जैसे कि हमने डिस्कस किया कंप्रेसर का क्या काम होता है वही यहाँ पर लिखा है। The refrigerant is then compressed which condenses into a fluid and is then released under the pressure। The heat is in the refrigerant is then dissipated through the condenser coil। जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा है। जैसे हमने बात किया तो जो कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। और जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है कहाँ पर जाता है, कंडेंसर कॉइल में जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसर कॉइल गर्म हो जाती है। कंडेंसर कॉइल में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है क्या हो जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। और कंडेंसर में अगर हम लोग देखें, जब कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट आता है कंप्रेसर के थ्रू, तो ऐसे केस में वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडेंसर कॉइल गर्म होती है। और कंडेंसर कॉइल ठंडी करने के लिए हमने कंडेंसर फैन लगा के रखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें कंडेंसर फैन दिखाई दे रहा है। जो कंडेंसर फैन है इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 415 वोल्ट होता है। राइट, यहाँ पर ये 450 वोल्ट AC लिखा है, बट कॉन्स्टेंट स्पीड पर काम करता है। तो यही रीज़न की वजह से जो वोल्टेज जो दिया गया है 415 वोल्ट होगा। राइट, 400 से 415 वोल्ट AC, 415 वोल्ट 415 वोल्ट AC वोल्टेज ये कंडेंसर फैन को लगता है। हम लोग बोल सकते हैं 400 से 415 वोल्ट के बीच में AC वोल्टेज होगा। तो ये जो कंडेंसर फैन है इसको चलाने के लिए 3 फेज 415 वोल्ट AC चाहिए होता है। और ये एक्सियल फैन होता है और 3 फेज से चलता है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर से चलता है। एक्चुअली यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी इनकरेक्ट है, कहीं पे एसिंक्रोनस मोटर लिखा है, कहीं पे सिंक्रोनस मोटर लिखा है, बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडक्शन मोटर पर चलता है। राइट, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ नहीं करते। तो ये जो कंडेंसर फैन है ये बेसिकली इंडक्शन मोटर पे चलता है। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 3 फेज 415 वोल्ट AC होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल्टर ड्रायर, जो फिल्टर ड्रायर होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल्टर ड्रायर दिखाई देता है, ये होता है फिल्टर ड्रायर। ये जो ब्लैक में हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को ही बोलते हैं फिल्टर ड्रायर, जो कि एरो की टिप शो कर रही है। अभी जो फिल्टर ड्रायर होता है ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट में जो कंटेमिनेंट्स और जो मॉइस्चर है उसे निकालने का काम करता है।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये होता है साइड ग्लास। अब ये जो साइड ग्लास होता है क्या करता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेटस है उसे मॉनिटर करने का काम करता है। अभी ये साइड ग्लास में अगर वेपर अगर फॉर्म होने लगता है, ये साइड ग्लास में अगर हमें वेपर जैसा कुछ दिखाई देता है, तो इसका मतलब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसमें क्या है, कंटेमिनेंट है, इम्प्रॉपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे लिक्विड लाइन में फ्लो हो रहा है। और जो कंप्रेसर होता है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, जो कि है वर्टिकल स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो हाई प्रेशर स्विच होता है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, लो प्रेशर स्विच, लो प्रेशर, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच और लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है ये क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट है उसका जो प्रेशर होगा उसे बेसिकली सेंस करने का काम करेगा। टू मॉनिटर, जस्ट होल्ड ऑन, टू मॉनिटर प्रेशर इनसाइड रेफ्रिजरेंट सर्किट। जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट है उसमें जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करने का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अब जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है गोल्डन वाला लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये है क्या, लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अगेन ये क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट है उसमें जो प्रेशर है उसको मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। जो ट्रांसड्यूसर है ये रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करने का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों जो ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पर ये लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर, यहाँ पर ये हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, दोनों जो ट्रांसड्यूसर है रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पर हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसे बोला जाता है हाई प्रेशर स्विच। एरो की टिप, कर्सर की टिप हमें देखना है, यहाँ पर ये जो है इसे बोला जाता है हाई प्रेशर स्विच। अभी जो हाई प्रेशर स्विच है ये क्या करेगा, जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं जब सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो हाई प्रेशर स्विच है कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देगा सिस्टम से। अब यहाँ पर ये वाला जो स्विच है ये है बेसिकली लो प्रेशर स्विच। अभी जो लो प्रेशर स्विच है ये क्या करेगा, जब पूरे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होगा या फिर सिस्टम का प्रेशर लो होगा, तो ऐसे केस में जो लो प्रेशर स्विच है ये क्या कर देगा, जो लो प्रेशर स्विच है कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है ये रेफ्रिजरेंट सर्किट का जो प्रेशर है उसे सेंस करने का काम कर रहे हैं, मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर दोनों रेफ्रिजरेंट सर्किट में जो प्रेशर्स हो गए उसे मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया एक्सपांशन वाल्व, फिर उसके बाद इवापोरेटर सेक्शन एंड सो ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। अभी बात करते हैं इमरजेंसी इन्वर्टर के बारे में। अभी जो इमरजेंसी इन्वर्टर है ये क्या करता है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 415 वोल्टेज सी सप्लाई दी इमरजेंसी इन्वर्टर ट्रांसफॉर्म बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी इनटू अल्टरनेटिंग करंट एंड ओनली सप्लाई एयर फैंस आर पावर्ड द अदर मोटर्स इनसाइड वीएसी यूनिट विल बी स्विच्ड ऑफ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था वही है, यहाँ पर ये जो इमरजेंसी इन्वर्टर होता है इसका क्या काम होता है। जो इमरजेंसी इन्वर्टर होता है, मान लेते हैं 3 फेज 415 वोल्ट जो एसी है वो क्या हो गई, चले गई, राइट। तो ऐसे केस में हमारा जो वीएसी पैनल है क्या वो चलेगा। जैसे कि एपीएस जो है वो सप्लाई बना रहा था, जैसे कि हमने बात किया था वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई बना रहा था, राइट, जो कि कितने वोल्टेज के बीच में थी, समवेयर अराउंड 360 से 480 वोल्ट एसी के बीच में थी। अब वो जो 3 फेज सप्लाई जो कि एपीएस बना रहा था वो क्या हो गई, वो बंद हो गई। या फिर बोल सकते हैं जो APS1 और जो APS3 है, जैसे कि हमने बात किया था APS1 और जो APS3 है ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसके साथ सारे VAC पैनल्स कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो मान लेते हैं जो APS1 और जो APS3 है वो क्या हो जाते हैं, ये डिग्रेडेड मोड में चले जाते हैं, इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, डिग्रेडेड मोड में चले जाते हैं। तो ऐसे केस में अभी हमें 3 फेज सप्लाई तो नहीं मिलेंगी। तो ऐसे केस में जो बैटरी है, बैटरी से हमें जो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जो मिल रही थी, बैटरी से जो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जो मिल रही थी उसको हम लोग कहाँ पर दे देंगे, इमरजेंसी इन्वर्टर में दे देंगे। अभी जो इमरजेंसी इन्वर्टर है क्या करेगा, 110 वोल्ट डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, 3 फेज 415 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये 3 फेज 415 वोल्ट एसी ये किसको मिलेंगी, VAC में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, फिर उसके बाद इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है, कंडेंसर फैन है, तो किसको मिलेंगी 3 फेज 415 वोल्ट एसी। ये 3 फेज 415 वोल्ट एसी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेंगी, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को मिलेंगी। अब ये जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है ये क्या करेगा, हवा को फेंकेगा कहाँ पर, सलून एरिया में, और ऐसे केस में वेंटिलेशन मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो क्या होगा, वो ओपन होगा ताकि जो फ्रेश एयर है वो हमारे सलून एरिया में आ पाए। तो यही होता है इमरजेंसी इन्वर्टर।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्सपांशन वाल्व, अभी जो एक्सपांशन वाल्व होता है ये क्या करता है, जो एक्सपांशन वाल्व है दी वाल्व डिक्रीज द प्रेशर टू अलाउ द रेफ्रिजरेंट टू बॉयल एट द लोअर टेम्परेचर। अभी जो एक्सपांशन वाल्व होता है क्या करता है, जो प्रेशर होता है उसमें सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है। जैसे कि हमने बात किया था, जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट जो निकलता है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। अभी वो जो लो टेम्परेचर और जो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कहाँ पर जाता है, एक्सपांशन वाल्व में जाता है। अब जो एक्सपांशन वाल्व है वो क्या करता है, वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और जो प्रेशर है बहुत कम कर देता है, राइट। जिसके वजह से होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है इवापोरेटर कॉइल में जाता है और इवापोरेटर कॉइल को ठंडी कर देता है। तो सिंपल वर्ड में जो एक्सपांशन वाल्व है सडन प्रेशर में सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है, राइट। जैसे कि हमने बात किया इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, वैसा ही जो एक्सपांशन वाल्व क्या करता है, सडन चेंज कर देता है, सडन ड्रॉप कर देता है, अचानक से ड्रॉप कर देता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास है सोलोनाइड वाल्व। सोलोनाइड वाल्व इज यूज टू बाईपास हॉट गैस टू रेगुलेट द रेफ्रिजरेंट ऑफ द कंप्रेसर टू मेक द रेफ्रिजरेशन परफॉर्मेंस मैच द लोड ऑफ द इवेपोरेटर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो सोलोनाइड वाल्व होता है, सोलोनाइड वाल्व हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अब ये जो सोलोनाइड वाल्व होता है, यहाँ पर ये जो हमने जो डिस्कस किया ये सारे जो पार्ट्स है ये विजिबल नहीं है, क्लियर इनफ नहीं है। हम लोग आगे भी एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें सारे जो पार्ट्स होंगे विजिबल होंगे, क्लियर इनफ हो गए, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो सोलोनाइड वाल्व होता है ये क्या करता है, जो हॉट गैस होती है उसे बाईपास करने का काम कर देता है, राइट। जो हॉट गैस जो जनरेट होती है उसे बाईपास करने का काम कौन करता है, सोलोनाइड वाल्व करता है।